तो कल हम लोग देखे थे अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, और उसमें ये हम सिंड्रोम का यहाँ पे आज पढ़ाना है। सिंड्रोम कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। सिंड्रोम होता क्या है? तो क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि या कमी से जो बीमारी होता है उसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम में जो, हाँ, सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, एक कल हम बताए थे ऑटोसोम और ऑलोसोम के बारे में। जो मेल में क्रोमोसोम होता है कितना होगा, और फीमेल में भी 46 होगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है 44 होता है, और एक होता है 2 होता है। 44 होता है, कैसा होता है? ऑटोसोम होता है, और ये होता है ऑलोसोम होता है। ठीक है, फीमेल में भी वही पाया जाता है, ऑटोसोम और ऑलोसोम। इसमें क्रोमोसोम एक्स पाया जाता है, इसमें XY पाया जाता है। अगर इधर से एक्स आया, इधर से एक, तो फीमेल का निर्माण होगा। इधर से एक्स और इधर से वाई और इधर से एक्स, तो ये मेल का निर्माण होता है। ये सब हम कल देख चुके थे अर्धसूत्री। और इसी में होता है जब क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाता है, घट जाता है, उसको सिंड्रोम कहते हैं। जो सिंड्रोम कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। उसमें लिखिएगा, पहला डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देखिए फर्स्ट नंबर पे डाउन सिंड्रोम। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर कितना हो जाता है? क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर के 47 हो जाता है। लिखिएगा, इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाता है। ठीक है, तो जो इसका जो वर्णन है, जो इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था, ठीक है, उसका नाम था लैंग ऐसे क्या था, लैंगडन डाउन्स। लैंगडन डाउन्स, ये सर्वप्रथम इस बीमारी का जिक्र किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? डाउन्स सिंड्रोम। ये खोजा था कब था? तो 1866 में खोजा था। तो लिखिएगा, सर्वप्रथम डाउन्स सिंड्रोम की चर्चा सर्वप्रथम डाउन सिंड्रोम की चर्चा 1866 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक लैंगडाउन डाउन्स ने किया था। लैंगडाउन डाउन्स ने किया था, जिस कारण से इसका नाम डाउन्स सिंड्रोम रखा गया। जिस कारण से इसका नाम डाउन्स सिंड्रोम रखा गया। ठीक है, इसमें होता क्या है देखो, जैसे इसमें होता है, मनुष्य में टोटल कितने जोड़ी अथी पाया जाता है? क्रोमोसोम 23 जोड़ा पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो 21वीं जोड़ी में तीन क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। 21वीं जोड़ी में 3 क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसको मंगलोइड सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो ग्रसित होता है उस व्यक्ति का
जो क्या होता है, ओठ होता है मोटा होता है, हाइट थोड़ा नाटा होगा, जिसलिए इसको मंगोल की तरह, मंगोलिया जो देश है वहां के लोगों की तरह दिखाई देता है, जिस कारण से इसे मंगोलॉइड सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, इसका चेहरा थोड़ा हो चिपटा हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क ये अल्प विकसित होता है, यानी ब्रेन जो होता है ये अल्प विकसित होता है। इससे ग्रसित व्यक्ति मात्र 12 से 14 वर्ष ही जी पाता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। 12 से 14 वर्ष जी पाता है, मंद बुद्धि होता है, ब्रेन अल्प विकसित होता है, ओठ मोटा होता है। ठीक है, ये सब घटना समस्या किसमें देखी जाती है, तो डाउन सिंड्रोम में। तो लिखिएगा इस पर, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति मंगोलों की तरह दिखाई देता है। मंगोलों की तरह दिखाई देता है, जिस कारण से इसका ओठ मोटा, कौमा अंग छोटा, कौमा जीभ मोटा और अल्प विकसित ब्रेन होता है। हो गया, अल्प विकसित ब्रेन होता है। देखिए, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति मात्र 12 से 14 वर्ष ही जीवित रह पाता है, मात्र 12 से 14 वर्ष ही जीवित रह पाता है। हो गया, उसके बाद लिखिएगा, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम में 3 क्रोमोसोम पाया जाता है। 3 क्रोमोसोम पाया जाता है। 21वीं जोड़ी से ग्रसित व्यक्ति में, सॉरी, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में 21वीं जोड़ी में कितने क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम पाया जाता है। देखो, तो मेन रूप से डाउन सिंड्रोम में याद रखना है, जो इसकी खोज जो है 1866 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक था, सीधे डाउन से नाम याद रखना है, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, डाउन सिंड्रोम पड़ा। इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक अधिक हो जाता है, कैमा जोड़ी में बढ़ता है, तो 21वीं जोड़ी में बढ़ता है। इसका मस्तिष्क होता है अल्प विकसित होता है, हाइट छोटा होगा, ओठ मोटा होगा, जीभ मोटा होगा, मंद बुद्धि होगा, और ये जीवित कितना दिन रहता है, तो मात्र 12 से 14 वर्ष ही जीवित रहता है। तो ये मेन चीज है डाउन सिंड्रोम में याद रखने वाली बात। उसके बाद लिखिएगा पटाऊ सिंड्रोम। उसके बाद पटाऊ सिंड्रोम, दूसरे नंबर पे पटाऊ सिंड्रोम।
ठीक है। तो इसकी खोज 1960 में के पटाऊ नामक वैज्ञानिक किया था। के पटाऊ नामक वैज्ञानिक किया था। किसकी खोज? तो पटाऊ सिंड्रोम की खोज किया था। इसमें होता क्या है, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है? 47 ही पाई जाएगी पटाऊ में भी। इसमें क्या होता है, 13वीं जोड़ी जो होता है ना, 13वीं जोड़ी क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 3 हो जाता है। क्रोमोसोम की संख्या 3 हो जाने के कारण जो विकार शरीर में उत्पन्न होता है, चाहे जो समस्या उत्पन्न होता है, उस समस्या को क्या कहते हैं? तो पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल और फीमेल दोनों में कौन सिंड्रोम देखा जाता है? तो पटाऊ सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम भी मेल और फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, इसका जो मेन जो लक्षण है, ओठ जो होता है ना, ओठ कटा होता है, या तालू जो होता है, तालू में दरार होता है, इसका भी मस्तिष्क होता है अल्प विकसित होता है। और रक्त परिवहन में अनियमितता देखा जाता है, यानी हार्ट उसका है ना, सही से काम नहीं करता है, जिससे इससे ग्रसित व्यक्ति मात्र जो बच्चा होता है वो 3 से 4 महीना तक ही जीवित रहता है। कभी कभी इससे ग्रसित बच्चे को देखेगा तो ये फेस है ना, सामान्य मनुष्य का आंख यहाँ होता है ना, तो इससे ग्रसित व्यक्ति का यही बीच में रहेगा। हाँ, दोनों ज्वाइंट रहता है। तो ये बहुत कम, न के बराबर ये समस्या देखा जाता है। ठीक है, इसका भी मस्तिष्क अल्प विकसित होगा, जिस कारण से ये मात्र कितना दिन जी पाता है? 3 से 4 माह ही जी पाता है। तो ठीक है, इसमें लिखिए, ये लिख लिए, इसकी खोज के पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। एक मिनट, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होती है? 47। लिखिए, पटाऊ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी क्रोमोसोम में, पटाऊ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी क्रोमोसोम में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 3 हो जाती है। 13वीं जोड़ी क्रोमोसोम में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 3 हो जाती है। एक जोड़ा में कितना रहता है? 2 ही ना रहता है, 23 जोड़ी। तो 23 दूना 46 हुआ, और 13वां में एक ज्यादा रहता है, तो वही 47 हो जाता है। लिखिए, पटाऊ सिंड्रोम के लक्षण। पटाऊ सिंड्रोम के लक्षण लिख के उसमें लिखिएगा, लक्षण लिख के लिखिएगा, तालू में दरार होना, तालू में दरार होना। दूसरा पर लिखिएगा, मस्तिष्क का अल्प विकसित होना, मस्तिष्क का अल्प विकसित होना, मस्तिष्क का अल्प विकसित होना। उसके बाद लिखिएगा, रक्त परिवहन में अनियमितता होना, रक्त परिवहन में परिवहन में अनियमितता होना, यानी रेगुलर नहीं होता है। उसके बाद लिखिए, नेत्रों का विकास अल्प होना, नेत्रों का विकास अल्प होना लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए, बहरा होना, कम सुनाई देना, बहरा होना। उसके बाद लिखिएगा, पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा मात्र 3 से 4 मंथ, पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा मात्र 3 से
4 मंथ ही जीवित रहता है, मात्र 3 से 4 मंथ ही जीवित रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या रखना है ध्यान, पटाव सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। 13वीं जोड़ी में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है। तारू में दरार हो जाता है, मस्तिष्क का अल्प विकास होता है और बहरा हो जाता है, नेत्र का अल्प विकास होना। उसके बाद रक्त परिवहन सही से नहीं हो पाता, जिससे मात्र कितना दिन बच्चा जीवित रह पाता है, 2 से 3 नहीं, 3 से 4 महीना, 3 से 4 महीना जीवित रह पाता है बच्चा। उसके बाद लिखिएगा क्राई-एडू सिंड्रोम, क्राई-चैट या क्राई-एडू सिंड्रोम। तीसरा पे क्राई-एडू सिंड्रोम, क्राई-एडू सिंड्रोम। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्राई-एडू सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 46 ही रहता है, लेकिन इसमें जो होता है, जो 5वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम होता है, ये छोटा वाला जो टेल है ना, क्रोमोसोम की जो छोटी टेल होता है, देखो ये छोटी टेल क्या करता है, या तो ये होता ही नहीं है या अल्प विकसित होता है, या ये होता ही नहीं है या अल्प विकसित होता है, जिस कारण से आंखों के बीच की जो दूरी होता है फेस पे, चेहरा पे जो आंखों के बीच की दूरी होता है वो काफी बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी मनुष्य का जो मस्तिष्क वगैरह होता है वो अल्प विकसित होता है और सिर बड़ा हो जाता है, जो सर उसका होता है ना वो बहुत बड़ा दिखने लगता है। ये होता है क्राई-एडू सिंड्रोम। इसमें यही ध्यान रखना है, जो 5वीं जोड़ी में क्रोमोसोम का जो अल्प विकसित होता है, वो कौन, छोटी वाली जो ये टेल होता है ना वो अल्प विकसित होता है, जिस कारण से ये कौन सा बीमारी होता है, तो क्राई-एडू सिंड्रोम होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 ही रहता है, लेकिन जो 5वीं जोड़ी क्रोमोसोम में जो छोटी टेल होता है ना उसका विकास सही से नहीं हो पाता है। तो लिखिएगा इसमें पांचवी जोड़ी क्रोमोसोम में छोटी भुजा का अल्प विकसित होने के कारण क्राई-एडू सिंड्रोम उत्पन्न होता है। क्राई-एडू सिंड्रोम उत्पन्न होता है। लिख लिए। उसके बाद लिखिएगा इससे ग्रसित बच्चा रोते वक्त बिल्ली की आवाज निकालती है। तो रोएगा ना, म्याऊ म्याऊ ऐसे रोएगा वो, क्राई-एडू सिंड्रोम से। लिखिए क्राई-एडू सिंड्रोम में मस्तिष्क बड़ा और दोनों आंखों के बीच की दूरी क्राई-एडू सिंड्रोम में मस्तिष्क बड़ा और दोनों आंख के बीच की दूरी बढ़ जाता है।
हो गया, बढ़ जाती है। देखो तो क्राई इडू सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम संख्या सेम रहेगा, उसमें जो कमी है पांचवी जोड़ी के जो क्रोमोसोम, उसका टेल का विकास उतना नहीं हो पाता है, अल्प विकसित होता है, जिस कारण से उसका मस्तिष्क बढ़ जाता है, दोनों आंखों के बीच की दूरी बढ़ जाएगा, कभी कभी घट भी जाता है। ठीक है, तो इसमें यही ध्यान रखना है। उसके बाद लिखो टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम चौथा ना होगा, टर्नर सिंड्रोम। देखो इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है, 45 होता है, और ये केवल फीमेल में देखा जाता है, ये केवल फीमेल में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो ये जो फीमेल में क्या होता है, जो 44 प्लस एक्स होता है ना, इससे ना फीमेल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स ही रहता है, ये गायब रहता है, ये रहता ही नहीं है। ये जो एक्स एक्स है ना वो अल्प विकसित एकदम रहता है, या रहता ही नहीं है। इससे क्या होता है, जो ये महिला, जो ये फीमेल जो होगा, वो क्या होता है, बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती है, बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती है। इसमें अंडाणु का विकास ही नहीं होता है, अंडाणु का विकास नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अंडाणु का विकास ही नहीं होता है, और जिस कारण से मेंसुरेशन साइकिल मतलब समझ रहा है, मेंसुरेशन साइकिल होता ही नहीं है, मेंसुरेशन साइकिल नहीं होता है। जो होता है ना, जो पीरियड जो जिसको कहते हैं, वो होता ही नहीं है उसमें। हाँ, नहीं, वो महिला की तरह दिखेगा, लेकिन ये सब उसमें जो स्तन भी होता है वो अल्प विकसित होता है, जिस कारण से क्या होता है, ये महिला बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती है। ये महिला क्या होती है, तो बांझ होती है, नहीं वो गांव घर का लैंग्वेज मत यूज करो, वो महिला क्या होती है, तो बांझ होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में यह केवल फीमेल में ही देखा जाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होता है, जो लास्ट वाला जो एक्स होता है वो होता ही नहीं है, या एकदम अल्प विकसित होता है, जिस कारण से ये महिला बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती है। अंडाणु का विकास नहीं होता है। अंडाणु क्या है, तो सबसे बड़ी कोशिका है मानव में, इसको ओवम कहते हैं। हाँ, इसको क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। ठीक है, तो अंडाणु का विकास होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें मेंसुरेशन साइकिल देखा ही नहीं जाता है। यानी इसका कहते हैं रुद्र कहेंगे, यानी स्तन को रुद्र छोटा होता है, और इसमें जननांग होता ही नहीं है, जननांग एकदम छोटा होता है इसमें। ये सब समस्या किसमें देता है, तो टर्नर सिंड्रोम में। और अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है इसमें। मान लो अंडाशय अगर रहेगा भी तो उस लायक नहीं रहता है जो प्रजनन कर सके, जनन कर सके। ठीक है, ये होता है टर्नर सिंड्रोम में। लिखो, यह केवल फीमेल में पाया जाता है, यह केवल फीमेल में पाया जाता है। लिख लिए, इससे ग्रसित महिला में केवल एक एक्स गुणसूत्र विद्यमान होता है, केवल एक एक्स गुणसूत्र विद्यमान होता है, जिसे केवल एक एक्स गुणसूत्र विद्यमान होता है, जिसे x0 से डिनोट करते हैं। x0 से क्या करते हैं, तो इसको डिनोट करेंगे। टर्नर सिंड्रोम में 45 होता है, ठीक है, ये केवल फीमेल में होगा।
X0 से डिनोट करते हैं। लिखिए, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में पूर्ण रूप से अंडाणु का विकास नहीं होता है। पूर्ण रूप से अंडाणु का विकास नहीं होता है, जिस कारण वह बांझ होती है। ठीक है, उसके बाद लिखना, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं देखने को मिलता है। देखो इधर देखो, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या केवल फीमेल में, इससे ग्रसित फीमेल के पास एगो एक्स क्रोमोसोम होता है, एगो अल्पविकसित होता है या होता ही नहीं, जिसको X0 से डिनोट करते हैं। इसमें अंडाणु का विकास नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही नहीं होता है, जननांग क्या होता है, छोटा होता है, जिस कारण से महिला बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती है। ठीक है, तो उसके बाद लिखिएगा क्लाइफेंटर सिंड्रोम 5वां नंबर पे क्लाइफेंटर सिंड्रोम। क्लाइफेंटर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, देखो, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होता है। क्लाइफेंटर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो 47 होता है। देखो इसमें होता क्या है, जो X और Y से क्या बनता है, लिंग का निर्धारण होता है, लेकिन इसमें पाया जाता है XXY। ठीक है, तो ये देखो, तो इस XY से क्या ये मेल बन रहा है, इस XX से क्या बन रहा है, तो इसमें दोनों व्यवहार होता है, दोनों तरह का फीलिंग किसमें पाया जाता है, जो क्लाइफेंडर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें ये दोनों समस्या देखा जाता है। ठीक है, ये केवल मान लो ये 5000 पुरुषों में से एक में देखा जाता है ऐसा समस्या। ये बहुत है, लॉज में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों वाली समस्या देखने को मिलता है किससे, ग्रसित व्यक्ति में, तो क्लाइफेंटर सिंड्रोम में। ठीक है, तो इसकी जो खोज हुआ था ना, इसके बारे में 1942 में एचएफ क्लाइफेंटर के द्वारा किया गया था। एचएफ क्लाइफेंटर के द्वारा कब खोजा गया था, तो 1942 में इसकी जानकारी दिया गया था। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, जो लिंग निर्धारण वाले क्रोमोसोम होते हैं उसमें एगो X एक्स्ट्रा होता है, जिस तरह से ये मेल और फीमेल दोनों तरह से व्यवहार करता है। ठीक है, लेकिन ये केवल ये बीमारी किसमें देखा जाता है, केवल पुरुष में देखा जाता है। दिखेगा तो ये पुरुष ही, लेकिन इसके अंदर दोनों गुण होता है, महिला वाला और पुरुष वाला भी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इफेमिनेट कहते हैं। याद कर लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो महिला और पुरुष की तरह व्यवहार करता है उसको इफेमिनेट, इंग्लिश में पढ़ना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लिखो था,
इसकी खोज 1942 में, नहीं इसकी जानकारी, खोज नहीं, इसकी जानकारी 1942 में एच.एफ. क्लाइफेंटर्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी जानकारी 1942 में एच.एफ. क्लाइफेंटर्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 पाई जाती है। ठीक है, देखो 47 है तो इसमें कहाँ चेंज होता है? जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स पाया जाता है। लिखिएगा, इससे ग्रसित पुरुष में लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र में एक एक्स गुणसूत्र अधिक पाया जाता है, जिस कारण से इससे ग्रसित पुरुष स्त्री तथा पुरुष, क्या लिखे? जिस कारण से इससे ग्रसित पुरुष में से नहीं में जिस कारण से इससे ग्रसित पुरुष में स्त्री और पुरुष के गुण देखा जाता है। देखो, क्लाइफेंडर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष में शुक्राणु नहीं पाया जाता है, जिस कारण से इससे ग्रसित पुरुष बांध्य होते हैं। यानी ये भी पुरुष बच्चे के पैदा करने में योगदान अपना नहीं दे सकते, यानी कह सकते इसमें स्पर्म भी नहीं पाया जाता। जिसमें अगर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, देखिए जो क्लाइफेंडर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है ना, उसमें जो मूछ दाढ़ी भी नहीं निकलता है जल्दी, कभी कभी न ही निकलता है। लेकिन ऐसा कतई इसका ये मतलब नहीं है जिसमें मूछ और दाढ़ी न निकले वो क्लाइफेंडर सिंड्रोम से ग्रसित होगा। लेकिन इससे मान लो किसी के पास है भी तो भी वो ग्रसित होता है, किसी के पास न है इसका मतलब वो ग्रसित नहीं है, लेकिन ज्यादातर में नहीं देखा जाता है, अल्प विकसित देखा जाता है। बाल वगैरह का जो विकास होता है ना, तो अल्प विकसित देखा जाता है। तो यही था सिंड्रोम से संबंधित जो 4 सिंड्रोम है उसके बारे में, 5 के बारे में हम लोग पढ़े हैं। पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेंडर सिंड्रोम और उसके बाद टर्नर सिंड्रोम, एक और है क्राई सिंड्रोम है, यही ना। 5 प्रकार के सिंड्रोम के बारे में पढ़ लिए हम लोग। इस 5 प्रकार के सिंड्रोम को 2-3 बार इसको लिखना है खुद से, ये उसके बाद याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कोशिका के प्रकार। आज ये कोशिका का लास्ट है ये, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उत्तक स्टार्ट होगा। कोशिका में ये 7वां क्लास हो जाएगा ना, बहुत टाइम लग गया। बात है लिखाना भी पड़ता है ना, लोग 1-2 क्लास में इस कारण से खत्म करता है क्योंकि पीडीएफ देगा और यहाँ केवल बोर्ड पे समझा देता है। उसे में सबसे अच्छा लिखने में परहेज नहीं कर, जितना लिखेगा उतना याद रखेगा। कोशिका के प्रकार,
कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होता है? तो ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक लिखिएगा, प्रोकैरियोटिक, और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसका हिंदी भी वही होता है और इंग्लिश भी वही होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए, तो ये जो प्रोकैरियोटिक होता है, ये जितने भी सूक्ष्म जीव जो होता है, जीवाणु विषाणु, उस समय पाया जाता है। और यूकैरियोटिक किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है पादप वर्ग में पाया जाता है और जंतु वर्ग में पाया जाता है। कौन? तो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव जितने हैं उसमें पाया जाएगा, और यूकैरियोटिक पाया जाएगा पादप वर्ग में पाया जाता है और जंतु वर्ग में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो दोनों में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दोनों में अंतर देकर पूछा जाता है, क्या अंतर है, इसमें क्या पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है। ये तो एक नॉर्मली जो सूक्ष्म जीव में पाया जाता है पादप और जंतु में, इसमें बहुत ऐसा चीज है जो अलग अलग होता है। तो एक साइड लिखिएगा प्रोकैरियोटिक और एक साइड यूकैरियोटिक, और पेज को 2 भाग में बांटिएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिख के पेज को 2 भाग में बांटिए। पहला पे प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में लिखिएगा प्राथमिक तथा आरंभिक कोशिका में पाया जाता है। प्राथमिक तथा आरंभिक कोशिका, प्राथमिक जो विकास जिसका स्टार्ट ही हुआ रहता है, वही आरंभिक मतलब स्टार्ट, और रहता तब ना दोनों का अलग अलग मतलब होता है। या तो नहीं लिखिए प्रारंभिक या, देखिए इसमें इधर लिखिएगा यह पूर्ण विकसित होता है। यह पूर्ण विकसित होता है। इसमें लिखिए केंद्रक अविकसित होता है। केंद्रक अविकसित होता है। उसके बाद लिखिएगा इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। देखिए यह सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। यह सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। लिखो यह पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है। इधर लिखना प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, हरित लवक, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होता है, यानी ये पाया नहीं जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है? तो अभाव होता है। अब इसमें लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया, कॉमा गोल्गी बॉडी, कॉमा हरित लवक, कॉमा ईआर, कॉमा केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, कॉमा केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। अब इसके बाद लिखा ही था, कितना हम लिखते रहेंगे, डायरेक्ट लिखा देते हैं कि एक साथ लिखना अथी में, पहले प्रोकैरियोटिक वाले को लिखा देते हैं, उसके बाद यूकैरियोटिक में लिखा देंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में लिखिएगा जीव द्रव्य का, नहीं ये लिखिए, प्रोकैरियोटिक में श्वसन जीव द्रव्य से होता है, श्वसन जीव द्रव्य से होता है, श्वसन जीव द्रव्य से होता है, दोनों लिखा ही देते साथ से, श्वसन जीव द्रव्य से होता है। और यूकैरियोटिक में लिखना श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, चाहे से होता है। हो गया। उसके बाद लिखना प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम, राइबोसोम 70S पाया जाता है, जो कि 50 और 30 के जोड़े में होता है, जो कि 50 और 30 के जोड़ों में होता है। देखो 70S होता है, लेकिन जोड़ा पूछे तो 50 और 30। उसके बाद लिखना यूकैरियोटिक में, इसमें राइबोसोम 80S होता है, इसमें राइबोसोम 80S होता है, तथा यह राइबोसोम 80S होता है तथा यह 60 और 40 के जोड़े में पाए जाते हैं, तथा यह 60 और 40 के जोड़ा में पाया जाता है। इसमें लिखा है केंद्रक का अभाव होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, लिखा दिया, लिखिएगा इसमें, लिखिए प्रोकैरियोटिक के क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक के गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हो गया। और यूकैरियोटिक में लिखो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हो गया। उसके बाद लिख लो प्रोकैरियोटिक में लिखना, इसमें केवल असूत्री विभाजन देखा जाता है, इसमें केवल असूत्री विभाजन देखा जाता है। हो गया। यूकैरियोटिक में लिखो इसमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों विभाजन देखे जाते हैं, समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों विभाजन देखे जाते हैं। हो गया। समसूत्री तथा अर्धसूत्री। उसके बाद इसमें लिखना प्रोकैरियोटिक में वैक्यूल्स नहीं पाया जाता, वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है। उसमें लिखना
यूकैरियोटिक में वैक्यूल्स पाया जाता है। वैक्यूल्स का कार्य क्या है बताओ अभिषेक, वैक्यूल्स का कार्य क्या है बताओ। और हम वैक्यूल्स पूछ रहे, गोल्जी बॉडी नहीं पूछ रहे, वैक्यूल्स बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया का काम, वैक्यूल्स का काम है जल का स्टोरेज करना है। तो वैक्यूल्स किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है वो हम यहाँ देख चुके हैं, और यहीं पर मेरा सेल चैप्टर है ना वो समाप्त होता है। और कल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे टिश्यू। कल कौन दिन है, बेफे, कल होगा हम लोगों का टिश्यू चैप्टर प्रारंभ होगा।